नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं छायावाद और छायावाद में हम लोग छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उन पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग जयशंकर प्रसाद को पढ़ चुके हैं। कल हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ लिया। उसी के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत की। ये क्लासेस आपके लिए इतना ज़्यादा डीपली बनाई जा रही हैं, इसमें इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया जा रहा है इन सारी क्लासेस में कि आप इनका चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बना के बाद में फिर आप परीक्षा के समय उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन क्लासेस में आपके लिए बहुत सारी जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्य हर क्लास में लगभग रखे जा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। पंत का जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 28 दिसंबर 1977 को। इलाहाबाद में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म स्थान था कौशाम्बी ग्राम और पंत के पिताजी का नाम था गंगा दत्त तथा माता का नाम सरस्वती था। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका का नाम था रूपाब, जिसका पंत के द्वारा संपादन किया गया था और ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। जिस प्रकार कल हम लोगों ने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे, महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं, उसी तरीके से सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव था और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित लिखी हैं। अभी जब इनकी हम लोग रचनाएं पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। फिलहाल आप इन जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं इन लोगों का दर्शन आप लोग याद रखें, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। बात कर लेते हैं पंत के उपनामों की। तो इनका जो मूल नाम था, जो इनका घर का नाम था, वो था गुसाई दत्त। इनका मूल नाम क्या था? गुसाई दत्त था। जैसे कल हम लोगों ने निराला को पढ़ा था तो निराला का जो मूल नाम था वो सूर्य कुमार था, हालांकि उसको बाद में बदल के उन्होंने सूर्यकांत कर लिया था। तो पंत का नाम था गोसाई दत्त। इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। कृष्णदेव झारी ने छायावाद के ये जो 4 स्तंभ हैं इनको प्रतीकों के रूप में कहा है। जयशंकर प्रसाद को उन्होंने छायावाद का ब्रह्मा कहा है और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा है और निराला को छायावाद का रुद्र कहा है, छायावाद का शंकर कहा है और महादेवी को छायावाद की शक्ति के रूप में उन्होंने ये प्रतीक दिए हैं। तो इनको भी आप लोग याद रखें कि छायावाद का कौन ब्रह्मा है, छायावाद का कौन विष्णु है, छायावाद का कौन रुद्र है। तो अपने पंत छायावाद के विष्णु हैं कृष्णदेव झारी के अनुसार। प्रकृति का सुकुमार कवि इनको कहा जाता है और इनको कवि संवेदनशील भी कहा जाता है, संवेदनशील कवि भी कहा जाता है। इसको ऐसे कर लेते हैं, इनको संवेदनशील भी कवि कहा जाता है क्योंकि संवेदना से भरे हुए व्यक्ति थे। इनको इंद्रिय बोध का भी कवि कहा जाता है, जिस तरीके से निराला को अतीन्द्रिय बोध का कवि कहा जाता है और मुक्ति बोध को तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनमें और मुक्ति बोध में थोड़ा सा अंतर है। मुक्ति बोध को कहा जाता है तीव्र इंद्रिय बोध का कवि और इनको खाली इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो ये छोटा सा अंतर है, इसको आप लोग अपने मस्तिष्क में रखिएगा। इनको हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है और कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। इनको हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसने कहा है? तो अपने काका ने यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की तरीके से ये भी प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के ऊपर कविताएं करते थे। इनकी कविताओं का बहुत बड़ा केंद्र प्रकृति रहा है, इस तरीके से जैसे वर्ड्सवर्थ की भी कविताओं का केंद्र लोग याद रखना। अब हम लोग बात करेंगे सीधे पंत की रचनाओं पे और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकी काव्यात्मक रचनाओं की। तो पंत जी की जो पहली कविता है वो गिरजे का घंटा है, जो 1916 में लिखी गई थी। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है। प्रकाशन वर्ष कब है, लिखी कब गई थी? 1916 में लिखी गई थी। पंत की जो काव्य यात्रा है उसको 4 चरणों में विभाजित करके देखा जा सकता है, यानी पंत ने 4 तरीके की रचनाएं लिखी हैं
उसमें से एक भाग हो जाता है छायावादी रचनाओं का, जो शुरुआती दौर में पंत लिख रहे थे। उसके बाद पंत जो है 1936 के आसपास से जब ये जो है अपनी एक रचना लिखते हैं युगांत, और युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा कर देते हैं, फिर उसके बाद पंत की रचनाएं एक नया मोड़ लेती हैं, और जो प्रकृति का कवि था, प्रकृति का सुकुमार कवि था, वो प्रगतिवाद की तरफ मुड़ता है और उसकी रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं हो जाती हैं। तो एक तो भाग किया जा सकता है छायावादी रचनाएं और रचनाओं का, दूसरा भाग किया जा सकता है प्रगतिवादी रचनाओं का, तीसरे चरण में हम बांट सकते हैं कि अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, और चौथे चरण में हम ले सकते हैं आध्यात्मिक, मानवतावादी और नव मानवतावादी रचनाओं को। तो ये 4 खंडों में इनकी रचनाएं विभाजित हैं। एक एक खंड को क्रमशः हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंत की कौन कौन सी रचनाएं छायावादी रचनाएं हैं। तो पंत का जो पहला काव्य उच्छ्वास है 1929 में, ये पंत की छायावादी रचना है। ग्रंथि 1920 है, वीणा 1927 में है, पल्लव जो है वो 1928 में है, और गुंजन ये जो इनका संग्रह है ये 1932 में है। तो ये पंत की छायावादी रचनाएं हैं जिनको आप लोग याद रखना। एक बार फिर से जो है पढ़ लेते हैं। उच्छ्वास 1929 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में। ये सारी की सारी रचनाएं आपसे खूब पूछी जाती हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आपको जो है 4 रचनाएं दे दी जाती हैं, उनका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये 4-6 रचनाएं हैं जिनको आप लोग याद रखें। पल्लव आपकी जुबान पे होना चाहिए 1928, गुंजन 1932। इस तरीके से इन रचनाओं को आप लोग याद रखें। इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं, वो पहली प्रगतिवादी रचना है युगांत 1936, जिसकी भूमिका में ये लिखते हैं कि मैं छायावाद के युग के अंत की घोषणा करता हूँ। दूसरी इनकी जो प्रगतिवादी रचना है वो युगवाणी है, जिसका प्रकाशन होता है 1939 में, और एक रचना इनकी ग्राम्या है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। तो ये इनकी 3 प्रगतिवादी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। याद रह जाएंगी ना, यहीं पे इनको जो है याद कर लेते हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देखना जिसमें स्वर्ण लगा हो वो आप मान लेना कि अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं हैं। जैसे 2 रचनाएं, एक स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। स्वर्ण किरण का प्रकाशन होता है भैया मेरे 1947 में, और स्वर्ण धूलि का भी प्रकाशन होता है 1947 में। तो स्वर्ण वाली रचनाएं जो पंत की हैं, ये याद करने का एक तरीका है कि वो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। 2 रचनाएं और हैं जो अरविंद दर्शन से ये प्रभावित हैं। एक का नाम है युगांतर, जिसका प्रकाशन होता है 1948 में, और एक रचना इनकी युगपथ है जिसका भी प्रकाशन होता है 1948 में। तो ये इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो है आध्यात्मिक, मानवतावादी और नव मानवतावादी रचनाओं के बारे में। तो रजत शिखर 1951 में है। अतिमा जो है वो 1955 में है। बेहद महत्वपूर्ण रचना है, आपसे पूछी जाती है, याद कर लीजिए। अतिमा 1955। वापी जो है वो 1957 में है। बेहद महत्वपूर्ण इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद। इसका सन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कला और बूढ़ा चांद 1959। कला और बूढ़ा चांद 1959 याद रहे, बिल्कुल भूलना नहीं है। चिदंबरा जो है वो भी 1959 में है, और लोकायतन 1964 ईस्वी में इनकी जो प्रकाशित रचना है, जो गांधी जी के जीवन पे आधारित है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनकी किस रचना के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे अभी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी आपको फिलहाल इतना बताया जा रहा है कि कौन से चरण में कौन सी रचना को रखा जा सकता है और उसका प्रकाशन कब है। तो ये सारे प्रकाशन वर्ष याद रहेंगे। तो ये जो है पंत की काव्यात्मक रचनाएं थी। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इनके जो निबंध संग्रह हैं उनको देख लेते हैं। जैसे गद्य पद्य नाम से एक इनका निबंध संग्रह है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन
बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जो है निबंध संग्रह है, आपसे पूछा जाता है। शिल्प और दर्शन भी इनका बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, आपसे पूछा जाता है। और कला और संस्कृति, तो ये इनके निबंध संग्रह हैं, इनको आप लोग याद रखें। नाट्य रचनाएं भी इनकी कुछ हैं। ज्योत्सना इनका जो नाटक है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। युग पुरुष 1955 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और छाया, जहां छाया कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, वहीं पे छाया नाटक है सुमित्रा नंदन पंत का। तो याद रहेगा, इनके कहानी संग्रह हैं 5 कहानियां जो 1936 में प्रकाशित होता है। और इनकी एक आत्मकथा है कि 60 वर्ष एक रेखांकन, जिसका प्रकाशन होता है 1960 में। तो यहाँ से भैया ये सारी रचनाएं आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। जैसे छायावाद का पुनर्मूल्यांकन है इनका निबंध संग्रह, शिल्प और दर्शन हो गया, ज्योत्सना हो गया, 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 हो गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, तथ्यों पे मधुज्वाल, इनकी एक रचना है जिसका प्रकाशन होता है 1947 में, के नाम से विदेशी कहानियां और उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद आपको इस रचना में देखने को मिलता है। उमर खय्याम आप जानते हैं रुबाइयां लिखा करते थे, और इनकी जो है रुबाइयां हैं, इनका जो अनुवाद है आप इस नाम से अब हम लोग बात कर लेते हैं पंत की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में। तो जो मधुज्वाल है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1947 में, के नाम से विदेशी कहानियों और उमर खय्याम की रचनाओं का, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद पंत की इस रचना में आपको देखने को मिलता है। जैसा हम आगे पढ़ चुके हैं कि 1938 ईस्वी में पंत ने रूपाभ नाम की पत्रिका का संपादन किया था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत ने 1938 में रूपाभ नाम की पत्रिका का संपादन किया। 1948 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर खादी के फूल नामक रचना इन्होंने लिखी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राम आदि पर आधारित कविताएं हैं। तो ये तो भैया फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि खादी के फूल जो रचना है, इसमें किन 2 बड़े कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत की और हरिवंश राय बच्चन की खादी के फूल नाम के संग्रह में कविताएं संग्रहित हैं, जिसका प्रकाशन होता है 1948 ईस्वी में। और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और राम आदि महान व्यक्तित्व के धनी लोगों पर आधारित कविताएं हैं। तो याद रह जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 1968 में चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखें। चिदंबरा में कुल 196 कविताएं हैं, और चिदंबरा में अतिमा नाम की एक लंबी कविता है। हर फैक्ट आपके लिए एक तरीके से प्रश्न है कि इनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चिदंबरा के लिए मिला। इसमें कुल कितनी कविताएं हैं, तो 196 कविताएं हैं। और अतिमा नाम की जो इनकी एक लंबी कविता है, वो इनके किस रचना में है, तो वो चिदंबरा में है। उसके बाद अगला फैक्ट है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में अपने पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कला और बूढ़ा चांद किस सन की रचना है, 1959 में जो है पंत ने इसे रचा था, और उसके 1 साल बाद 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कला और बूढ़ा चांद को रश्मिपदी काव्य भी कहा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण कथन है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित महाकाव्य है। इसमें 7 सर्ग हैं, और इसमें जो सर्ग हैं, सर्ग को क्या कहा गया है,
द्वार कहा गया है। याद रखना, इसमें 7 सर्ग है लोकायतन में, महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित रचना है, और इसमें जो सर्ग हैं उनको क्या कहा गया है? द्वार कहा गया है। हर कवि सर्ग को अपने स्तर से बांटता है, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्ग को कांड कहा है। कई बार सर्ग को लोग चिंगारी बोल देते हैं, पहली चिंगारी, दूसरी चिंगारी। उसी तरीके से लोकायतन में सर्ग को क्या कहा गया है? द्वार कहा गया है। पहला द्वार, तीसरा द्वार, चौथा द्वार। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो लोकायतन है इसके 2 भाग हैं। एक है बाह्य परिवेश, जिसका प्रकाशन 1961 में होता है, और इसमें कुल 3 सर्ग जो है प्रकाशित किए जाते हैं, और इसमें गांधी द्वारा विलायत के विषय वासनाओं में डूबने का चित्रण किया गया है। दूसरा इसका भाग है अंतश्चेतना, जिसका प्रकाशन होता है 1964 में। इसमें कुल 4 सर्ग हैं, और इसमें गांधी जी के हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस रचना के लिए उन्हें 1966 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हर फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 1961 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है, और 1950 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। ऑल इंडिया रेडियो से ये जुड़े रहे। गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। ये चीज भी याद रखें, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंथ की किस रचना को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है? जो छायावाद और प्रगतिवाद को रचना जोड़ती है वो जो है पंथ की कौन सी रचना है? तो गुंजन है। जो पंत की रचना है युगवाणी, इस रचना में पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये तो फैक्ट आपको पहले से पता होगा। पल्लव को प्रकृति का चित्रशाला, प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। युगांत 1936 को छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है। और मैंने आपसे बार बार आपको समझाया है कि 1936 में पंत इस रचना की भूमिका में लिखते हैं, मैं जो है छायावाद के अंत की घोषणा करता हूं। इसीलिए प्रगतिवाद की जो समय सीमा मानी जाती है वो 1936 से 1943 मानी जाती है। 43 में जो है पंत ने तार सप्तक का जो है पहले तार सप्तक का संपादन कर दिया था, तो वहां पे प्रगतिवाद समाप्त होता है। और 1936 में पंत युगांत रचना लिख के छायावाद के अंत की घोषणा करते हैं। तो यहां से प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। पंत ने निराला के मुक्तक छंद को आरंभ में रबड़ या फिर केचुआ छंद कहा है, किंतु निराला के बाद मुक्त छंद में रचना करने वाले दूसरे कवि पंत ही थे। पंत का जो प्रिय छंद था वो रोला छंद था। हिंदी में मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सबसे पहले पंत ने किया। मूर्त उपमान, मूर्त और अमूर्त आप समझ पा रहे होंगे। मूर्त वह, जैसे इसके लिए एक शब्द कहा जाता है, मूर्ति से आप ले लीजिए, जो हमारे सामने साकार है, मूर्ति के रूप में है, वो क्या होता है? मूर्त। और जो हमारे सामने साकार अवस्था में नहीं है, साकार रूप में नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? अमूर्त कहा जाता है। तो हिंदी में मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सबसे पहले पंत ने किया। पल्लव कविता प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद से संबंधित कविता है। गुंजन कविता में प्रकृति से मोह खत्म होता दिखाई देता है और इसमें शोषित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव है। यानी गुंजन कविता से धीरे धीरे कवि प्रगतिवादी होना शुरू हो जाता है। गुंजन पंत की अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि गुंजन के बाद कवि जो है धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। कुछ फैक्ट और हैं, सारे के सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ग्राम्या जो इनकी रचना है कविता में, इसमें जो है प्रगतिवादी रचनाएं हैं। इसमें किसानों और मजदूरों से संबंधित रचनाएं हैं। इसमें मुख्य कविताएं हैं चरखा वे आंखें। ये जो है इस रचना की मुख्य कविताएं हैं जिनको आप लोग याद रखें।
पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए कि पंत की भाषा को चित्र भाषा किसने कहा है, तो किसी और ने नहीं, स्वयं पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है। जहां पे रोला इनका प्रिय छंद था, वहीं पे अनुप्रास नाम का अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में युगवाणी में प्रगतिवाद का सैद्धांतिक रूप है, तो ग्राम्या में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है। पंत बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर को सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से संग्रहालय बना दिया गया है। तो ये जो है पंत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे और आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि YouTube पे थोड़ा सा आपका प्यार मिलना मुझे कम हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा मैं सोच में रहता हूं कि मैं शायद मेरी ही गलती होगी, मैं कुछ कम मेहनत कर रहा हूँगा या फिर मैं कुछ आपके लिए कमतर कर रहा हूँगा, इसीलिए थोड़ा सा आपका प्यार कम मिल रहा है। शुरू में आपने बहुत प्यार दिया। जब आप थोड़ा सा स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, तो मन अंदर से मोटिवेट होता है, आपके लिए और मेहनत करने को जी चाहता है। तो अगर आप एक लाइक कर देते हैं, एक छोटा सा कमेंट कर देते हैं, तो बहुत मेहनत करने को जी चाहता है। लेकिन जब इस तरीके से प्रतिक्रियाएं थोड़ी सी कम रहती हैं तो मन खिन्न होता है और समझ में ये आता है कि इतना ही क्यों मेहनत करनी, क्योंकि मैंने आपसे जो है कोई फीस की बात नहीं की है और मैं इतना आपको मोटा मोटा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ कि यार मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ तो खाली यूट्यूब पे वीडियो डालो और जैसा मन करे कंटेंट दो। मैं मेहनत करता हूँ क्लास के लिए। तो मेरी इतनी आपसे गुजारिश है कि कई बार जब आप क्लास को लाइक कर देते हैं, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है। और लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता है, आप उसको जो है बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वो मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। तो अगर आप ज़रूरी नहीं मैं आपको थोप रहा हूँ कि नहीं आपको लाइक करनी है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी क्लास पसंद आए, मेरी नहीं किसी की भी, YouTube पे किसी भी व्यक्ति की जिससे आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर आप जो आपके लिए मेहनत करता है उसकी हौसला अफजाई करते हैं तो वो और मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। तो अगर क्लास थोड़ी पसंद आया करे तो एक लाइक कर दिया करें अगर पसंद आया करे। फिलहाल उम्मीद करते हैं ये आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसके नोट्स बना लें और परीक्षा के समय नोट्स आपके काम आने वाले हैं। धन्यवाद।